डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास केमिस्ट्री पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 1 जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस के बारे में है, इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। आप लोगों ने शॉप्स के बाहर अक्सर जो है वो नियॉन साइंस देखे होंगे जिनके अंदर मैटर जो है वो किस स्टेट में पाया जाता है। तो नियॉन साइंस के अंदर जो मैटर है वो प्लाज्मा की स्टेट में पाया जाता है। प्लाज्मा बेसिकली चार्ज या आयोनाइज गैसेस के पार्टिकल्स हैं और ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहलाता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, आप इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है हैजर्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। हैजर्डस इफेक्ट्स जो हैं, बैड इफेक्ट्स जो हैं शॉपिंग बैग्स के, वो मोस्टली इन्वायरमेंट पे होते हैं। ठीक है, तो जियोकेमिस्ट्री तो वैसे भी आपको पता है अर्थ से रिलेटेड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मेनली नहीं बने होते हैं उनको स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस वगैरह होते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ही ट्रू ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें हम इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस और बैड इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। थर्ड है द मैन मेड पॉलीमर इज। इनमें से कौन सा मैन मेड पॉलीमर है? तो हमें पता है स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज जो हैं ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और पॉलीस्टाइरीन जो है ये हमारे पास मैन मेड पॉलीमर है। तो बी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं। फोर्थ एमसीक्यू में पूछा जा रहा है द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैज़ रोम्बिक शेप। तो रोम्बिक शेप वाले क्रिस्टल जो हैं वो हमने सल्फर में ऑब्जर्व किए थे। सल्फर, बी ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें फिफ्थ एमसीक्यू, विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स में आपने पढ़ा था कि मिल्क जो है ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो मिल्क यानी ऑप्शन ए ट्रू है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, हॉट चॉकलेट, कंक्रीट मिक्सचर। तो कंक्रीट का जो मिक्सचर है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। डी ऑप्शन को मार्क करेंगे आप। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सेवंथ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान होती हैं? तो उस स्टेट को हम लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान में होती हैं। नेक्स्ट एट्थ एमसीक्यू है व्हेन द टाइनी विजिबल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम एज। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन लिखी गई है सस्पेंशन की। तो इसमें आप इजीली पहचान सकते हैं टाइनी विजिबल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम एज सस्पेंशन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नाइन्थ एमसीक्यू में पूछा जा रहा है सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हैज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम पर 100 cm³ एट 40 डिग्री सेल्सियस। हाउ इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी अफेक्टेड इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर। तो हमें पता है कि जो सॉलिड अगर किसी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हैं तो यूजुअली उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें। और उसकी वजह ये है कि जो जब टेम्परेचर हम डिक्रीज़ करते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है और वो सोल्यूट को जो है वो कोलाइड उस एनर्जी से नहीं कर पाते कि उनको सेपरेट कर सकें एक दूसरे से, या उनके दरमियान जो बॉन्ड है उनको डिज़ोल्व कर सकें। तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी जो है अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ करेगी। तो बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। 10th एमसीक्यू है यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च है। स्टार्च एक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है
और उसकी डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर जो है उस पर हाइड्रोलिसिस को हमने स्टडी करना है। तो अब हाइड्रोलिसिस एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, और किस पे स्टडी करना है हमने, एक लिविंग थिंग के कंपाउंड पे जो कि स्टार्च है। तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री इसकी मेन फील्ड होगी। तो सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें पूछा जा रहा है वाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजन। केमिस्ट्री जो कि बहुत बड़ी एक फील्ड है उसको सब डिवाइड क्यों करना पड़ा, उसकी कोई 3 रीज़न बताएं। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस बिकॉज इट इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट एंड कैन नॉट बी स्टडीड एज अ होल। तो बेसिक पहली तो आप ये रीज़न लिख सकते हैं कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से सेपरेट हम स्टडी करते हैं ताकि हमें आसानी हो। जिस तरह आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डिफरेंट, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो वो इस वजह से हर एक ब्रांच में ब्रांचेस निकाली जाती हैं ताकि किसी भी शोबे में आपकी जो मालूमात है वो पीक पे जा सके। तो जितना हम सब डिवाइड करके शॉर्ट कर लेते हैं उतना उस चीज़ को समझना जो है उस पर आपकी ग्रिप जो है वो ज़्यादा हो जाती है। नंबर 2 पे आप लिख सकते हैं ईच ब्रांच डील विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड रिएक्शन। नंबर 3 है स्पेशलाइजेशन हेल्प इन डिटेल्ड स्टडी एंड रिसर्च इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो ये 3 आप जो हैं वो रीज़न दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस जो होते हैं उनको हम कवर करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वही जो रिएक्शन इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री उनको कवर करती है, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको पता ही है फिशन और फ्यूजन रिएक्शन आते हैं, तो ये न्यूक्लियस कंबाइन होने से या स्प्लिट होने से जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्वांटिटेटिव भी करते हैं, और फिर फॉर एग्जांपल डिटेक्टिंग इम्प्योरिटीज इन अ सैंपल और कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अ केमिकल इन अ मिक्सचर। तो इस तरह की कैलकुलेशन जो हैं वो हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है बोथ ग्रेफाइट्स एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस। बहुत आसान सा ये सवाल है। ग्रेफाइट जो है उसमें मैनी लेयर्स होती हैं हेक्सागोनली अरेंज्ड कार्बन एटम की, ठीक है। मैनी लेयर्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से अटैच हैं। वहीं पे अगर हम ग्रेफीन की बात करें तो वो सिर्फ इन तमाम लेयर्स में से कोई एक लेयर आप अलग कर लें तो वो क्या कहलाती है, ग्रेफीन। ये सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम होती है अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मैनी लेयर्स पर मुश्तमिल होती है जो कि वीक वंडरवाल फोर्सेस से एक दूसरे से अटैच होती हैं, और ये सिंगल लेयर है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पोर्टेंट। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, तो दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। वैसे तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है लेकिन इनको भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड आर यूज्ड इन ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के में भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए कोई टॉक्सिक या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर डिकैफिनेशन ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। सन यानी सूरज के ऊपर जो मैटर पाया जाता है वो सूरज किस टाइप के मैटर से बना है। तो मैटर इन द सन एग्जिस्ट इन द
plasma state which is a high energy state of matter made up of ionized gases. इसमें गैसेस के जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है कार्बन एटम का, हेक्सागोनली जो अरेंज होते हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग येट लाइट वेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एफिशिएंटली, और बहुत अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टर के तौर पे जो है ये बिहेव करती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज एंड नैनो टेक्नोलॉजी, और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर इसका बड़ा यूज़ किया जा रहा है। 8th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू। तो अब वर्ल्ड की बात की जा रही है, पहले सिर्फ सन का पूछा गया था। तो पूरी दुनिया में देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में, तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, बिकॉज सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम मेकिंग देम सूटेबल फॉर स्ट्रक्चर एंड यूजेस। और उसकी रीज़न क्या है कि सॉलिड का एक शेप ख़ास होती है, वॉल्यूम होता है, और इस वजह से वो स्ट्रक्चर और यूजेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं CRQs पे। CRQs में जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है हाउ डज द सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। सुपर क्रिटिकल स्टेट की बात की जाए तो अ सब्सटेंस शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस, इट डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट लिक्विड और गैस फेस, मतलब कोई ख़ास सेपरेशन नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं सुपर क्रिटिकल स्टेट में। इट स्प्रेड लाइक अ गैस बट कैन डिजॉल्व सब्सटेंस लाइक अ लिक्विड, द बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड गैस डिसअपीयर। तो ये सिचुएशन होती है सुपर क्रिटिकल स्टेट में। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है इन व्हाट वे इज़ प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर जो है वो किस तरह से प्लाज्मा को क्रिएट किया जाता है। तो हाई वोल्टेज इज अप्लाइड आयोनाइजिंग द गैस यूजुअली मर्करी वेपर इनसाइड द ट्यूब। हाई वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं जिससे आयोनाइज हो जाती है गैस, ज़्यादातर मर्करी वेपर्स होते हैं इनसाइड द ट्यूब। द आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लाज्मा विच एमिट अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो उसके बाद जो है वो आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि प्लाज्मा के होते हैं, जो कि आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स हैं, वो एमिट करते हैं फिर यूवी लाइट। फास्फोरस कोटिंग ऑन द थिनर साइड ऑफ द ट्यूब एब्जॉर्ब यूवी एंड एमिट विजिबल लाइट। और फिर जो फास्फोरस कोटिंग है ट्यूब के इनर साइड पे वो ऑब्जॉर्व करती है यूवी लाइट्स को, और विजिबल लाइट जो हमें नज़र आती है उसको एमिट करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3rd क्वेश्चन है हमारे पास, most of the molecule we study in biochemistry are organic in nature, where does the difference exist in organic and biochemistry branch of chemistry। तो बेसिक हमने ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री इन दो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में डिफरेंस हमने बताना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इंक्लूडिंग सिंथेटिक एंड इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तमाम ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको हम स्टडी करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी। वहीं पे अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो फोकस ओनली ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बेसिकली पहले जो है वो बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन किया करते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम समझते ही उससे थे कि वो कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक जो कि लिविंग थिंग ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। लेकिन बाद में जब ये लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर होने लगे तो फिर एक नई ब्रांच बनानी पड़ी जिसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, और उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। तो ये कंपाउंड जो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए वगैरह ये इसमें आ जाते हैं। तो दोनों का डिफरेंस ये है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 4th क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है गिव रीजन ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट।
ओके, तो डायमंड शो ब्रिलियंस बिकॉज ऑफ इट्स रिजिड 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विच कास्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से इतना स्पेक्टेकुलर फिनोमेना जो है वो हमें देखने को मिलता है। द कट एंड पॉलिश ऑफ डायमंड सरफेस फर्दर इनहेंस इट्स ब्रिलियंस बाय अलाउइंग मोर लाइट टू रिफ्लेक्ट विद इन द स्ट्रक्चर। और हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको ख़ास एंगल पे कट और पॉलिश करने से उसकी ये जो खूबसूरती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका ये फिनोमिना जो है ये इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो हमसे 5th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। When NaCl is added to water, the sodium positive and Cl negative ion becomes surrounded by water molecules. The positive end of water is attracted to chlorine negative ion and the negative end of water जो कि ऑक्सीजन है वो अट्रैक्ट होता है सोडियम के पॉजिटिव आयन की तरफ। This process of surrounding ion by water molecule is called hydration and it leads to dissolution of NaCl. नेक्स्ट अगर हम देखें वाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। डिफरेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी क्यों है वाटर में, तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेज। द सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन हाउ वेल दीज फोर्सेज आर ओवरकम बाय वाटर मॉलिक्यूल। If the attraction between solute and water is strong, solubility increase. If not, the compound remain less soluble or insoluble. तो बेसिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वाटर जो है वो ओवरकम कर ले तो चीज़ जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता तो फिर चीज़ वो सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछा जा रहा है वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट हैज़ हाई solubility एट हाई टेम्परेचर एंड लो solubility एट लो टेम्परेचर, सो इट कैन बी क्रिस्टलाइज बाय कूलिंग। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो बड़ा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। NaCl जो है वो टेम्परेचर से इतना ज़्यादा इफेक्टेड उसकी solubility नहीं होती, पोटेशियम नाइट्रेट की बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। आपने ग्राफ भी देखा होगा, NaCl जो है वो तो ऐसे मूव करता है हाई टेम्परेचर बढ़ाने से भी कि उसकी सोलबिलिटी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट पे अच्छा खासा पड़ता है। तो इस वजह से हाई सोलबिलिटी शो करता है हाई टेम्परेचर पे, और जब उसे ठंडा किया जाता है तो सोलबिलिटी अच्छी खासी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। NaCl जो है वो इक्वल सॉल्युबिलिटी होती है हर टेम्परेचर पे, तो इस वजह से उसमें क्रिस्टलाइजेशन हमें नज़र नहीं आती। कूलिंग करने पे भी NaCl डिज़ोल्व ही रहता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछा जा रहा है वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल इट टू बी यूज एज लुब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट का मैंने आपको लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो बताया हुआ है कि ग्रेफाइट स्लिपरी इस वजह से होता है कि कार्बन एटम फॉर्म लेयर दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, और जब उस पर प्रेशर लगता है तो बेसिकली वो लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लिप करना शुरू कर देती हैं। These layers slide over each other easily. The slippery nature and layer structure make graphite an effective dry lubricant. और इसकी वजह से जो है वो हम ग्रेफाइट को इफेक्टिव ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। मेंशन द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू विल स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। सिंपल हमने नेम्स बस लिखने हैं। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा फिजिकल केमिस्ट्री में, इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेजरमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ स्पेक्ट्रोमीटर एनालिटिकल केमिस्ट्री में। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर, हाउ डज द कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। तो कुछ बुक पर जवाब जो है वो वाज़े तौर पर मेंशन है, मैं आपको बुक से ही इसका आंसर बता देता हूँ जी। तो पेज नंबर 8 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वाज़े आपको हेडिंग नज़र आ रही है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, और इसमें कार्बन को जो है यहाँ से अगर आप देखें तो डिटेल में डिस्कस किया गया है, ये सारा आप इसमें लिख सकते हैं। लास्ट वाला जो पार्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नोट्स से। अगर आप चाहें तो ये नोट्स पे भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मज़ीद अगर आप देखें लास्ट पे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है डिफरेंस बिटवीन कोल एंड डायमंड। ये कोल एंड डायमंड का डिफरेंस इतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन बुक में। तो कोल इज़ अमरफस कार्बन विद इरेगुलर स्ट्रक्चर एंड इम्प्योरिटीज मेनली यूज्ड एज फ्यूल। एक अमरफस कार्बन है, ठीक है। वहीं पे अगर हम डायमंड की बात करें तो ये एक प्योर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का, एक्सट्रीमली हार्ड एंड यूज्ड इन ज्वेलरी एंड कटिंग टूल। तो ये दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, ये आप ज़रूर लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड्स। पेज नंबर 5 पे ये जहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर की डायग्राम है, इसके ऊपर जो पैराग्राफ है मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स, इसमें आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन किया गया है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को, और यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो हैं वह आर सब्सटेंस एट टेम्परेचर एंड प्रेशर अबव देयर क्रिटिकल पॉइंट वेयर दे डू नॉट एग्जिस्ट एज अ डिस्टिंक्ट लिक्विड और गैस। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स और ऑर्डिनरी लिक्विड्स की, तो यहाँ पे आपके सामने है फेज़ जो है डिस्टिंक्ट फेज़ नहीं होता सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का, ऑर्डिनरी लिक्विड्स का डेफिनेट लिक्विड फेज़ होता है। डेंसिटी बिटवीन गैस एंड लिक्विड होती है, इनकी हायर डेंसिटी होती है, डिफ्यूजन हायर देन लिक्विड, लोअर डिफ्यूजन रेट, सॉल्वेंट पावर जो है कैन डिजोल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस, लिमिटेड सॉल्युबिलिटी है ऑर्डिनरी लिक्विड की। एग्जांपल जो है वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह वाटर एंड अल्कोहल। तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, हाउ डज इट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आपको पेज जो है वो 110 है, आई थिंक ये 11 पेज है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। Solubility of solute is the amount of solute which can dissolve in 100 ग्राम of solvent at a particular temperature। और बाकी एक्सप्लेनेशन आगे है। पेज नंबर 12 पे आएंगे तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of solute ये डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, एग्जांपल्स भी हैं, डायग्राम्स भी हैं, तो ये आपने ज़रूर जो है solubility कर्व भी ड्रा करनी है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसेज गैशियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। पेज नंबर 5 पे अगर आएँ तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से गैसेस का, लिक्विड का और सॉलिड का, इसको अगर आप रीड करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ अंदर नज़र आ जाएंगी कि पार्टिकल किस तरह से मूव करते हैं। बहरहाल मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं गैशियस मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडम और रैपिड मूवमेंट करते हैं, मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। वहीं पे अगर हम लिक्विड की बात करें तो स्लोअर मूवमेंट होता है देन गैसेस, और कैन स्लाइड पास वन एंड अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे से अवे नहीं जा सकते। आर लूजली पैक्ड एंड शो फ्लूइडिटी, और लूजली पैक्ड होते हैं। इनके अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं देन गैसेस। गैसेस तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, वो पार्टिकल्स को अवे मूव नहीं करने देते। लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द एरियाज विच आर स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
आंसर बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेज 2 पे देख सकते हैं। इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो अगर आप इन 2 पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देंगे तो इनफ आंसर होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।